हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस फ्री सीरीज में यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। दो चैप्टर हैं, आपको पता है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो पहले हम एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये 2024 का क्वेश्चन है, आपको बता दूं मैं। 2024 का ये क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स and name the first transgenic cow and states its importance। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन वाइज चले तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल कि ऐसा एनिमल जिसमें जीन मैनिपुलेशन की गई हो। जीन मैनिपुलेशन की गई हो। मैनिपुलेशन का मतलब उसमें एडिशन भी हो सकता है, उसमें डिलीशन भी हो सकता है, इन्वर्जन भी हो सकता है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें करी गई हो वो क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक एनिमल। एल्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो ऐसे एनिमल्स को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं बच्चों। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ का नाम क्या था? फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ वाज रोजी। क्या नाम है इसका? फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ इज रोजी। क्यों इंपॉर्टेंट है रोजी? आपने पढ़ा है वाई रोजी इज इंपॉर्टेंट। कि रोजी है, यहां से इससे लिखते हैं, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन। ये प्रोटीन इसमें होता है। ठीक है, कितना? पर लीटर। ठीक। अब इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछा गया था, द कन्वेंशन फॉर नेमिंग इको आर आई, इको आर वन। तो ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया कि ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है, ट्रांसजेनिक काऊ कौन सी थी, कैसे उसको यूटिलाइज किया गया। अब जो सेकंड पार्ट है ये वाला, कन्वेंशन फॉर नेमिंग इको आर वन, तो देखो चार लेटर्स आपको दिख रहे हैं, ई सी ओ आर एंड वन। इको आर वन स्टैंड फॉर दीज फोर लेटर्स। तो जो पहला लेटर है ई, इट रिप्रेजेंट्स जीनस नेम इशर्शिया। सेकेंड लेटर रिप्रेजेंट स्पीशीज नेम सीओ, कोलाई का, इशर्शिया कोलाई। तो पहले से क्या हो गया? ई जीनस, एंड सेकंड से कोलाई का सीओ, ये स्पीशीज का नेम हो गया। आर जो थर्ड लेटर है, इट रिप्रेजेंट स्ट्रेन, वैरायटी आप कह सकते हैं, टाइप कह सकते हैं। एंड जो रोमन रोमन जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं बहुत सारे स्ट्रेन्स को स्टडी करते हैं, तो किस नंबर के स्ट्रेन से इसको आइसोलेट किया, उसके बेसिस पे इसको नेमिंग दे दी जाती है। ठीक है ना बच्चों। तो इशर्शिया कोलाई RY13 स्ट्रेन का नाम है, एंड फर्स्ट आइडेंटिफाइड, आई जो सीक्वेंस है वो आइसोलेशन को बता रहा है। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? शो द एक्शन ऑफ इको आर वन ऑन ए डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सिर्फ इलस्ट्रेशन से बताना है। तो देखो, आपको ये तो पता है, ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दो स्ट्रैंड्स होते हैं। तो इसको हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम मान लेते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर। अब इनके बीच में क्या है बेटा? नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट, मान लो यहाँ पे जी प्रेजेंट है, यहाँ ए टी टी और सी, ये सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या हो जाएगी? सी टी टी ए एंड जी।
जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है स्पेसिफिक सीक्वेंस में कट करता है, तो ये पूरे सीक्वेंस को रीड करेगा और जहां पे ये सीक्वेंस GAATTC मिलेगी वहां पे ये कट करेगा जी और ए के बीच में, 5 प्राइम एंड पे जी और ए के बीच में यहां पे भी कट करेगा और जी और ए के बीच में यहां पे भी कट करेगा। तो कट करने से क्या हो गया, कट करने के बाद 5 प्राइम एंड पे अगर हम देखें तो क्या बचा, सिर्फ ये यहां से यहां तक का पूरा कट हो गया, तो क्या बचा, जी बचा सिर्फ 5 प्राइम एंड पे। तो और 3 प्राइम एंड पे क्या बचा, 3 प्राइम एंड पे क्या बचा, क्या कट होगा, सिर्फ ये जी गायब होगा यहां से। तो यहां पे क्या बच गया, CTTA, राइट, ये बच गया, ये इसका 5 प्राइम और ये इसका 3 प्राइम हो गया। तो कटिंग के बाद कुछ इस तरह के स्ट्रैंड्स मिलते हैं जिनको स्टिकी एंड्स कहते हैं। एक तरफ AATT बच गया था हमारा और दूसरी तरफ सिर्फ जी बचा था, राइट, ये बच गया। अब जो डिजायर्ड डीएनए है उसको हम लेके आएंगे, उसके साथ ये जो स्टिकी एंड है ये जुड़ जाएगा, लाइगेज एंजाइम इसको सील कर देगा, तो उसकी वजह से जो नया डीएनए बन जाएगा उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए RDNA कह देंगे। ठीक है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटिंग की जाती है, याद रखने की जरूरत है। क्लियर हो गया? अब ये और कुछ है, इको RA1 का हमने देखा था, इसी तरह हिंड 3, BAM-H1। तो हिंड 3 का जो जीनस है वो हेमोफाइलस हो गया, स्पीशीज इन्फ्लुएंजी हो गई, तो हिंड 3। तो H से क्या हो गया, हीमोफाइलस। I से क्या हो गया, इन्फ्लुएंजी। ठीक, और स्ट्रेन D। तो हिंड हो गया, और जो रोमन न्यूमेरल है वो क्या बताता है, ऑर्डर इन विच इट इज आइसोलेटेड। इसी तरह BAM-H1 के लिए बैसिलस एंड सो ऑन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई इफ बट, कोई किंतु परंतु है आपके दिमाग में तो बताओ, अदरवाइज हम अब आगे चलते हैं। चले आगे, कोई समस्या नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब देखिए 2024 के ही क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज यूज्ड फॉर टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए कौन सा एनिमल यूज किया गया था, कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल यूज किया गया था? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, बताओ, माइस। ठीक, द improved trait that is found in a genetically modified transgenic crop golden rice बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू इसको डेवलप करवाया जाता है। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? द टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ आवर फूड, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड इज इंक्रीज्ड, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? बायोफोर्टिफिकेशन। तो गोल्डन राइस जो है वो विटामिन ई इनरिच्ड है, विटामिन ए इनरिच्ड है, मतलब इसमें विटामिन ए का कंटेंट हाई है। तो ये बायोफोर्टिफिकेशन भी वो 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया साथ में। क्लियर है बच्चों? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। असर्शन रीजनिंग में आपको पता है कि अगर दोनों असर्शन और रीजन सही होते हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है तो ऑप्शन ए हम आंसर करते हैं। असर्शन और रीजन दोनों सही होते हैं लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो ऑप्शन बी होता है आंसर। असर्शन ठीक हो, रीजन गलत हो तो ऑप्शन सी आंसर होता है, और अगर असर्शन ही फॉल्स हो, रीजन ट्रू हो तो ऑप्शन डी आंसर होता है।
तो चलिए अभी देखते हैं क्या है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज ए पैथोजन ऑफ सेवरल मोनोकोट प्लांट। ठीक है, ये असर्शन सही है कि नहीं, पहले तो ये बताओ, बताओ। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये असर्शन गलत है बच्चों, डाइकोट प्लांट। ठीक, तो आर और देख लेते हैं। इट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए जिसको कहते हैं, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर। बिल्कुल सही बात है। असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन डी आता है। असर्शन जब भी गलत होगा तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज जीईएसी। जीईएसी की फुल फॉर्म किस किस को याद है, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जीईएसी, टू डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, genetic modification of organism has no effect when such organisms are introduced into ecosystem। बिल्कुल गलत बात है। बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो असर्शन तो ठीक है, रीजन गलत है, तो कौन सा ऑप्शन होता है? सी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्लियर है बच्चों? सही बात है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेम अ जीएम सीरियल क्रॉप हैविंग एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। अभी क्वेश्चन आया था, गोल्डन राइस की हमने बात करी थी, गोल्डन राइस की हमने बात की थी। ये देखो, ये नॉर्मल राइस है, ये गोल्डन राइस है। कौन सी प्रोसेस बताई थी मैंने? बायो फोर्टिफिकेशन होती है वो प्रोसेस, बायो फोर्टिफिकेशन। ठीक, तो जी सीरियल क्रॉप कौन सी हो गई? गोल्डन राइस। और न्यूट्रिएंट क्या इसमें इनरिच है? विटामिन ए। टू बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, टू बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कोई भी दो आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं बेनिफिट्स में, बेनिफिट्स है इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक, इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक फैक्टर्स, कि भैया किसी भी कंडीशन में उसको ग्रो करवा सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर पे, सैलिनिटी के अगेंस्ट, कोल्ड के अगेंस्ट, हीट के अगेंस्ट उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। एंड सेकेंडली दे हैव रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन, बोलो बताओ, ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स पे डिपेंडेंस कम हो जाती है। केमिकल सॉरी पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एबायोटिक फैक्टर्स, दोनों उसमें डेवलप हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, RNA interference has been used to produce transgenic tobacco plant to protect them from infection by specific nematode। एक नोवेल स्ट्रेटेजी बतानी है जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज करते हैं। तो एक नोवेल मेथड जो है उसको, टेक्निक को आपको इसने बताया आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए कहा जाता है ना। ये क्या होता है? ये RNA interference is a natural process in
all eukaryotic organisms, in all eukaryotic organisms, it is a natural process of cellular defense. सेलुलर डिफेंस के लिए हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। क्लियर है बच्चों? अब इसमें क्या क्या आ जाता है? अब इसमें क्या करेंगे, इन दिस मेथडोलॉजी में क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारा mRNA है, दिस इज mRNA, ठीक? ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अब इसकी साइलेंसिंग की जाती है, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA सेगमेंट, स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री, विच बाइंड्स टू दिस mRNA और इट प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन नहीं होगी, जब ट्रांसलेशन नहीं होगी, देखो हमें पता है प्रोसेस का, सिंपल प्रोसेस हमें क्या पता है कि डीएनए से mRNA बना, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, mRNA से प्रोटीन बनता है बाय ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब ट्रांसलेशन नॉर्मल ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो हमने रोक दी, साइलेंसिंग कर दी ना हमने mRNA की, तो अब क्या होगा, तो डिजायर्ड प्रोटीन उस निमेटोड को नहीं मिलेगा, जिससे उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक? अब सोर्स क्या है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का? सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, सीआरएनए जिसको कहते हैं, इट कैन बी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय वायरसेस, फ्रॉम इन्फेक्शन बाय आरएनए वायरस। क्लियर है बच्चों? तो उससे क्या होगा, इसमें उसका खुद का जीनोम होगा, या ट्रांसपोसोन्स, ट्रांसपोसोन्स का नाम सुना है आपने किसी ने? ट्रांसपोसोन्स आर आल्सो नोन एज जंपिंग जीन्स, कि अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, ठीक? ये रेप्लिकेट करेंगे mRNA के हेल्प से इंटरमीडिएट में। अब क्या किया जाता है, वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज यूज्ड एज वेक्टर, ठीक? ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन, इसकी हेल्प से मान लीजिए ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन है, ये हमारा वेक्टर है, इसमें ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है, जो कि रेप्लिकेट करेगा, इट अंडरगोज रेप्लिकेशन इनटू द होस्ट प्लांट। तो अब ये सेंस स्ट्रैंड भी बनाएगा और ये एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बनाएगा, इट फॉर्म्स बोथ सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड एंड एंटी सेंस, दोनों तरह के स्ट्रैंड्स की ये फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है? दो आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, जैसा कि हमने शुरू में बात करी थी कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है? और इससे क्या हो गया, आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गया, साइलेंसिंग हो गई, स्पेसिफिक जो निमेटोड का स्पेसिफिक आरएनए था उसकी साइलेंसिंग हो गई, उससे क्या हो जाएगा, पैरासाइट सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि ट्रांसलेशन रुकी, डिजायर्ड प्रोटीन्स नहीं बने, ठीक? तो दिस इज मोड ऑफ एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कंट्रीब्यूशन किया कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू एक प्रोडक्ट बनाया जिसको हम ह्यूमुलिन कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं। इंसुलिन में जो मैच्योर इंसुलिन होता है, मैच्योर इंसुलिन कंटेन्स टू चेन्स, जिसको टू पेप्टाइड्स भी कहते हैं, ए एंड बी पेप्टाइड, ए एंड बी पेप्टाइड। बट इमेच्योर फॉर्म में इट ऑल्सो हैव वन मोर सी पेप्टाइड, जो प्रोसेसिंग के टाइम पे, मैच्योरेशन के टाइम पे सी पेप्टाइड रिमूव हो जाता है, इट इज रिमूव्ड। इन चेन्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। अब चैलेंज क्या था, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उनके सामने चैलेंज यही था कि इस सी पेप्टाइड को कैसे रिमूव किया जाए टू फॉर्म आर्टिफिशियल इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन बहुत पुराने टाइम से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन पहले ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता था, जो स्लॉटर्ड कैटल्स होते थे, पिग्स होते थे, उनके पैनक्रियाज से इसको ऑब्टेन किया जाता था। ठीक है, तो इससे एनिमल सोर्स होने की वजह से इनमें कुछ लोगों में, कुछ पेशेंट्स में एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती थी। तो 1983 में एली लिली कंपनी ने ये काम करके दिखाया। उसने क्या किया, दो व्हाट यू से टू डीएनए सीक्वेंसेस, टू डीएनए सीक्वेंसेस of A and B chains of human insulin were prepared। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया था। अब देखिए ये ह्यूमन सेल आपको दिख रही है, ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन डीएनए वहां से निकाला गया। दूसरी तरफ हमारा बैक्टीरिया है, वहां से प्लाज्मिड वेक्टर को आइसोलेट किया गया। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से जो डिजायर्ड जीन है इंसुलिन का उसको कट किया, और दूसरी तरफ उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमारे वेक्टर को कट किया गया। अब इस फंक्शनल इंसुलिन जीन को इस वेक्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और डीएनए लाइगेज जॉइनिंग एंजाइम, मोलिकुलर ग्लू जिसको कहते हैं, उसके हेल्प से इसको सील कर दिया। तो नया जो डीएनए बना उसको क्या कह दिया, रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इसको कॉम्पिटेंट होस्ट में हमने ट्रांसफर करवा दिया। इस केस में हमने बैक्टीरियल सेल में इसको ट्रांसफर करवाया। बैक्टीरियल सेल में है ये रिकम्बिनेंट डीएनए, ये दिस इज रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए जिसमें फंक्शनल इंसुलिन जीन है। अब वहां पे क्लोनिंग करेगा, वो रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, तो हर साइकिल के बाद जो नंबर है वो बढ़ता चला जाएगा। और क्योंकि उसमें फंक्शनल इंसुलिन का जीन है, तो फंक्शनल इंसुलिन सॉरी इंसुलिन का अमाउंट वहां से आइसोलेट किया जा सकता है। फिर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस की जाती है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में केमिकल चेकिंग, सेफ्टी चेकिंग सारा किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट इट इज मार्केटेड एज ह्यूमुलिन। ह्यूमन इंसुलिन को मार्केट में ह्यूमुलिन के नाम से सेल किया जाए। तो ये एक नोवल स्ट्रेटजी थी जो एली लिली कंपनी ने 1983 में डेवलप की। क्लियर है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। चलो जी, व्हाट आर क्राई? क्राई रोने वाला क्राई नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। क्राई प्रोटीन एक एग्जांपल के हेल्प से बताना है बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स रोल एज ए, एक्सप्लेन देयर रोल एज बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स। ठीक है, क्राई देखो, ये स्मॉल लेटर्स में है, ये कैपिटल लेटर में। ठीक है, क्राई प्रोटीन, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो व्हाट इज क्राई प्रोटीन? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, इट इज
इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक, कौन प्रोड्यूस करता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। यहां पे लिख दूं मैं इसको, प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? बैसिलस थुरिनजेनेसिस, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ठीक, ये बैक्टीरिया इस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब ये प्रोटीन बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड की तरह कैसे काम करता है? अब इस प्रोटीन से क्या मिलता है? ये कैपिटल है, ये स्मॉल में लिखना है हमें, CRY। द प्रोटीन is encoded by gene Cry1AC, ए कैपिटल आएगा सॉरी, Cry1AC, Cry2AB। ठीक, ये वो जीन्स हैं जो कोड करते हैं इस क्राई प्रोटीन को, एंड दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट कॉटन बोलवॉर्म। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट कॉटन बोलवॉर्म। Cry1AC और Cry2AB आर इफेक्टिव अगेंस्ट कॉटन बोलवॉर्म। फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड Cry1AB तीसरा है, Cry1AB is effective against Cry1AB is effective against corn borer। इसका मतलब ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक। ठीक, ये कंट्रोल करते हैं इनकी पॉपुलेशन। क्लियर है बच्चों? तो ये बायोपेस्टिसाइड्स की तरह काम करते हैं ना। बायोपेस्टिसाइड क्या होता है? व्हाट इज बायोपेस्टिसाइड? पेस्टिसाइड which are obtained from living organisms, that is plants or animals। प्लांट्स का आपने सुना होगा, प्लांट्स का आपने सुना होगा, नीम की लीव्स को यूज किया जाता है एज इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, उसमें पेस्टिसाइड प्रॉपर्टी होती है। दूसरा अभी हमने देखा बैसिलस थोरेंजेनेसिस, जिनमें इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन आगे बताऊंगा। ये क्राई प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। दिस क्राई प्रोटीन्स आर इनकोडेड बाय क्राई जीन्स and these cry genes are species specific। Cry1AC और Cry2AB are effective against cotton borers, sorry cotton bollworms, and Cry1AB against cotton borer। क्लियर है बच्चों? चलो, ये पैराग्राफ है, ये पढ़ना है हमें। Biotechnology revolves around the gene of interest with an objective to open various avenues for human welfare in health, medicine, एग्रीकल्चर। हाँ, ये सारे यूजेस हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। टूल्स और प्रोसेसेस, टेक्निक्स हमने पढ़ी है। वन ऑफ द ब्रेक थ्रू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन इज जीन थेरेपी। यस, नेम द ह्यूमन डिजीज फॉर विच ऑफ जीन थेरेपी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वन बाय वन चलते हैं। ADA डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डीएमिनेज, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, इसके अगेंस्ट जीन थेरेपी सबसे पहले की गई थी। क्लियर है बच्चों? एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ जीन थेरेपी कैरिड टू क्योर द डिजीज यूजिंग लिम्फोसाइट्स ऑफ द पेशेंट। ठीक है, एंड व्हाई इट इज नॉट ए परमानेंट क्योर। राइट द पॉसिबल परमानेंट क्योर ऑफ द जीन। चलो, तीनों पार्ट की बात करेंगे, मतलब 2 पार्ट और बच गए। ये तो मेथोडोलॉजी, वही टेक्निक है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने इंसुलिन के केस में देखी थी। रेट्रोवायरस, व्हाट इज रेट्रोवायरस?
जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल जिसमें होगा उसको हम रेट्रोवायरस कहेंगे। क्लियर? अब बैक्टीरिया में अभी हमने क्या किया, पहले तो पेशेंट के बोन मैरो से लिम्फोसाइट ली जो कि नॉन फंक्शनल है, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और बैक्टीरिया से प्लाज्मिड वेक्टर लेके उसको भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। ठीक, अब फंक्शनल एडीए जीन was introduced into this plasmid vector, फंक्शनल एडीए जीन इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये वाला स्टेप आ गया हमारा कि बैक्टीरिया कैरिंग प्लाज्मिड विद क्लोन नॉर्मल एडीए जीन। ठीक है, नाउ ये वायरस में कॉम्पिटेंट होस्ट में अलाउ करवा दिया। यहां पे ये टी सेल विद डिसेबल्ड एडीए जीन, डिसेबल्ड का मतलब नॉन फंक्शनल है, जो एससीआईडी वो डिजीज का नाम है, एससीआईडी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब ये क्या करेगा, ये जो रेट्रोवायरस है वो टी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, और एडीए एडेनोसिन डीएमिनेज जीन्स को ट्रांसफर कर देगा सेल्स में। अब ये सेल्स मल्टीप्लाई करेगी, कल्चर मीडिया में उनको ग्रो कर लेंगे। अब इनमें सारा के सारी सेल्स में क्या आ गया, फंक्शनल एडीए जीन आ गया। अब इस फंक्शनल एडीए जीन को इंजेक्ट किया जाता है इनटू बोन मैरो ऑफ द पेशेंट, बोन मैरो ऑफ द पेशेंट। ठीक, तो इस तरह से ये मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की जाती है। थर्ड पार्ट क्या था इसका, नॉट ए परमानेंट क्योर। परमानेंट क्योर इसलिए नहीं है बच्चों ये, क्योंकि लिम्फोसाइट्स आल्सो हैव अ लाइफ स्पैन, स्पेसिफिक लाइफ स्पैन। उस लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जो फंक्शनल हमने लिम्फोसाइट इंट्रोड्यूस करवाई, अपना लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद वो खत्म हो जाएंगी, तो दोबारा से उनको इंजेक्ट करना पड़ता है। पॉसिबल या परमानेंट क्योर क्या हो सकता है कि अगर एम्ब्रियो स्टेज पे ये ट्रांसफर किया जाए, एम्ब्रियो स्टेज पे ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड, सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड। तो डिफरेंशिएशन से पहले ही अगर वहां पे इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए तो इट कैन बी ए परमानेंट क्योर। ठीक है, चलो बच्चों मेरे, explain the procedure by which PCR aids in early detection of cancer। चलो जी, PCR stands for, PCR होता क्या है बताओ, पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन। किसने दिया था बताओ, पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन, कैरी मोलिस, कार्ल मोलिस ने ये प्रोसीजर डेवलप किया था। ठीक है जी, अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसका डीनेचुरेशन करते हैं, हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं तो स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं, तो डीनेचुरेशन कर दिया। तो या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए लिया जाता है, एंड इट इज टैग्ड विद रेडियो लेबल्ड प्रोब। अब प्रोब के साथ इसको टैग कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, क्लियर? नाउ दे आर अलाउड टू हाइब्रिडाइज एंड प्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा, cDNA बन जाएगा। ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ सेल्स। अब इस क्लोन डीएनए की करवा देते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। क्या करवाते हैं,
ऑटो रेडियोग्राफी, जिसे डिटेक्शन हो जाता है। अब ऐसी सेल्स, दो ग्रुप है सेल्स के, दो ग्रुप बन गए एक तरह से सेल्स के, ठीक है। अब ऑटो रेडियोग्राफी जब होगी ना, तो क्लोन ऑफ सेल्स हैविंग म्यूटेटेड जीन, जिसमें म्यूटेशन डेवलप हो जाएगा, विल नॉट अपीयर, विल नॉट अपीयर, यहां पे वो नहीं दिखाई देंगे। कहां पे? फोटोग्राफिक फिल्म में। ऑटो रेडियोग्राफी में फोटोग्राफिक प्लेट पे वो अपीयर नहीं होंगे, विल नॉट अपीयर, ठीक है। क्यों? प्रोब के पास वो कॉम्प्लीमेंट्रिसिटी ही नहीं है म्यूटेटेड जीन्स के लिए। तो जो कैंसर म्यूटेटेड जीन्स हैं उनको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। सो कैंसर इंड्यूस्ड म्यूटेशन इज डिटेक्टेड, ठीक। तो इस तरह से पीसीआर हेल्प करता है इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ए फार्मर नोटिस दैट निमेटोड इन्फेक्शन, ये वो चलो, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, थोड़ा और डिटेल में कर लेंगे अभी इसको, कि भैया एक निमेटोड है, निमेटोड का नाम पहले मैं लिख देता हूं, मेलेडोगायने इनकोग्निटा, मेलेडोगायने इनकोग्निटा। ये लॉस करता है टोबैको प्लांट की रूट्स को, इन्फेक्ट करता है, यील्ड को रिड्यूस करता है। तो एक स्ट्रेटजी बतानी है which provides cellular defense for providing resistance to their pest. आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस हमने बताया था कि हर यूकैरियोटिक सेल में एक नेचुरल प्रोसेस है, यूकैरियोटिक सेल में नॉर्मल प्रोसेस है सेलुलर डिफेंस का, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ सेलुलर डिफेंस, ठीक है। तो इसी टेक्निक को यूज किया गया, आरएनए इंटरफेरेंस को यूज किया गया, ठीक है, जिससे कि नेमाटोड स्पेसिफिक प्रोटीन्स वर नॉट फॉर्म्ड, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया, और इसने हेल्प कर दिया कि भाई नॉर्मल ये है मैसेंजर आरएनए, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये ट्रांसलेशन करेगा, और ये प्रोटीन्स बनाता है, जिस प्रोटीन पे ये मिलेडोगाइन इनकॉग्निटा सर्वाइव करता है। अब अगर हम इस सिंगल स्ट्रैंडेड जो एमआरएनए है इसको डीएस कर दें, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कर दें, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना दें, जिससे एक सेंस स्ट्रैंड बन जाए और एक एंटी सेंस स्ट्रैंड बन जाए, तो अब नए टाइप के प्रोटीन्स बनेंगे जिन पे ये सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ऑब्वियस सी बात है ये खत्म हो जाएगा, ठीक। When Bacillus thuringiensis enters a certain insect's body, the insects get killed, but itself remain unaffected. Explain how it is possible. देखो, Bacillus thuringiensis, BT जिसको कहते हैं, Bacillus thuringiensis forms a special type of protein crystal, forms protein crystals, ठीक है, ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं, these crystal contains a toxic chemical, harmful chemical, जिसका नाम क्या है?
protein which are species specific, which are species specific, जो कि इंसेक्ट को तो किल कर देते हैं बट जो बैक्टीरिया है वो सरवाइव करता रहता है। क्यों? एज सुन एज दीज टॉक्सिक केमिकल्स, these crystals enters into the alimentary canal of insect due to their alkaline pH, due to their alkaline pH। pH कैसी होती है उसकी? alkaline pH में वो सोल्यूबलाइज हो जाएगा, और जो प्रोटॉक्सिन फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में जो बैक्टीरियल सेल में था वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, and it binds to receptor present in the gut of insect। ठीक है, और वहां पे उसमें वो पोर्स क्रिएट कर देगा which causes cell lysis, which causes cell lysis and death। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा काम हो गया, सेल लाइसिस और डेथ हो जाती है। बात समझ में आई कि भैया ये बीटी है बैसिलस thuringiensis, इसकी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? क्रिस्टल्स प्रेजेंट है जो कि स्पेसिफिक क्राई प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट्स के गट में ये एंटर करते हैं, these crystals gets activated due to alkaline pH, due to alkaline pH of their gut, और ये स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं गट की, causes सेल लाइसिस। इस वजह से इंसेक्ट्स की तो डेथ हो जाती है लेकिन बैक्टीरिया सरवाइव कर जाता है। क्लियर है बच्चों? सिंपल सी बात थी, चलो बहुत अच्छी बात थी। ए चाइल्ड इज बोर्न विद एडीए डेफिशिएंसी। एडीए का मतलब बोले तो, एडीए बोले तो एडिनोसिन डीएमिनेज, मैंने बताया था एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी है, एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी है, और इस कंडीशन को SCID भी कहते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। एक सेकेंड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। अब इस कंडीशन में होता क्या है, हाउ इट इज हार्मफुल या हाउ इट इज अफेक्टिंग यंग वंस, कैसे उसको नुकसान पहुंचाता है, पूरा लिखो। चलो इम्यूनो डेफिशिएंसी लिख देता हूँ, इम्यूनो एक सेकेंड, इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक, प्रोसीजर ऑलरेडी मैंने बता दिया, प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जीन थेरेपी की जाती है। जीन थेरेपी में क्या करते हैं कि जो नॉन फंक्शनल, अरे भैया क्या हो गया, कि जो नॉन फंक्शनल जीन था उसको रिप्लेस कर देते हैं। जीन थेरेपी में क्या करते हैं,
जीन थेरेपी में क्या करते हैं कि जो नॉन फंक्शनल जीन है, नॉन फंक्शनल एडीए जीन इज रिप्लेस्ड बाय हेल्दी या फंक्शनल एडीए जीन। फंक्शनल जीन, ठीक। लाइफ लॉन्ग परमानेंट क्योर कब किस स्टेज में हो सकता है बताओ? कि अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये किया जाए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये किया जाए तो वो परमानेंट क्योर हो सकता है। और बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, एनी अदर पॉसिबल ट्रीटमेंट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट दूसरा कोई एक ट्रीटमेंट हो सकता है, या इवन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हो सकती है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की जा सकती है। तो ये पॉसिबल ट्रीटमेंट्स है। क्लियर है बच्चों? A corn farmer has perennial problem of corn borers। ठीक है जी, corn borers की प्रॉब्लम है उसको, तो क्या करें जी? Being environmental friendly conscious, environmentally conscious, he does not want to spray insecticide। एक सॉल्यूशन बताना है बायोटेक्नोलॉजी के बेसिस पे, बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, मैंने बताया बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन कहां से? आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis, from Bacillus thuringiensis, introduced into, incorporated into किसमें? कॉर्न प्लांट। क्या प्रोड्यूस हुआ? टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ। टॉक्सिन का नाम क्या? जिसमें क्या है? जीन। कौन सा जीन? कौन बोरर है। कौन बोरर के लिए क्राई 1 AB, क्राई 1 AB। ये क्या करेगा? किल द पेस्ट। काम खत्म। सिंपल सा तरीका, नो बकवास। चलो, व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये तो ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग शायद इसी से की थी। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? कि ऐसे एनिमल्स, एनिमल्स हैविंग देयर डीएनए मैनिपुलेटेड, हैविंग देयर डीएनए मैनिपुलेटेड, कि एडिशन, डिलीशन, इन्वर्शन जो भी करना हो वो कर दें उसमें। एंड देन दे एक्सप्रेस फॉरेन जीन, एंड एक्सप्रेस फॉरेन जीन, एक्सप्रेस भी तो होना चाहिए ना, जो इंट्रोड्यूस्ड है, आर नोन एज transgenic animals। Name the transgenic having largest number among all the existing transgenic animals। Mice। 90%, 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो क्या है? माइस। काऊ कौन सी थी पहली? रोजी। क्लोन्ड काऊ कौन सी थी? चलो बताओ। मंकी कौन सा था? एंडी। ये बताना है, ठीक। 3 पर्पसेस फॉर विच दिस एनिमल्स आर प्रोड्यूस। 3 प्रोसेसेस बतानी है, 3 प्रोसेसेस बतानी है जिनके लिए प्रोड्यूस किया जाता है। नंबर 1 ये किया जाता है टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। और टू स्टडी ऑफ डिजीज, कि भाई एक हायर ऑर्गेनिज्म तो ले ही नहीं सकते, एक लोअर एनिमल्स लिया जाता है, उसी के ऊपर स्टडी किया जाता है। और तीसरा, वैक्सीन को ये मान लो डेवलप हुई तो वैक्सीन की सेफ्टी को भी चेक किया जाएगा किसी लोअर एनिमल पे ही। हमने स्टार्टिंग में बताया था, जब क्वेश्चन था कौन सा,
स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन कौन सा था? एक वैक्सीन का क्वेश्चन था ना, चलिए था शायद। चलो ये 3 यूजेस हैं जहाँ पे उसको यूज किया जाता है। वाई डू लेपिडोप्टेरन्स डाई व्हेन दे फीड ऑन बीटी कॉटन प्लांट? ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है ना? बताओ कि जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन कंटेन इनएक्टिव टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जिसको क्राई कहते हैं हम। जैसे ही लेपिडोप्टेरन्स के एलिमेंट्री कैनाल में, गट में जाएगा, ये एक्टिव हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करेगा? ये क्रिस्टल एक्टिवेट हो जाएंगे ड्यू टू एल्कलाइन पीएच एंड दे कॉजेज सेल स्वेलिंग एंड डेथ। सेल स्वेलिंग लाइसिस को करते हैं। ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन, और कोई किंतु परंतु, और कोई बट है तो अभी कमेंट सेक्शन में पूछ लो। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकंड चैप्टर कौन सा इस यूनिट का? सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बेटा एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट वी आर मेकिंग जिससे आपका 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट पूरा हो। सारे के सारे चैप्टर्स इंडिविजुअली मैंने करवाए आपको। कैसे? वन शॉट में। फिर हर यूनिट वाइज वन शॉट थ्योरी की बात कर रहा हूं, यूनिट वाइज वन शॉट थ्योरी। उसके बाद यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज PYQs कर रहे हैं हम लास्ट 10 इयर्स के। बताओ इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट 100 MCQs या 150 to 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको मैं देने वाला हूं। पर चलो उससे पहले सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है ना बेटा? PYQs फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है बच्चों, तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, ये मैंने आपके लिए एक बहुत सीरियस अटेम्प्ट स्टार्ट किया है कि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ अ सेल इज मेड कॉम्पिटेंट इन बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट। जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो सेल को कैसे कॉम्पिटेंट बनाया जाता है? देखिए बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। जो हमारा DNA मॉलिक्यूल है वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, राइट? तो ये पास नहीं कर सकता हमारी सेल मेम्ब्रेन को। तो जब तक सेल इसको नहीं ले पाएंगी तब तक कोई सेंस नहीं रहेगा ना। तो सेल्स को एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है। चाहे वो अगर प्लांट सेल की बात है तो सेलुलेज एंजाइम के साथ उसको ट्रीट किया जाएगा। अगर फंगल सेल है तो उसको चिटिनेज या जिसको हम फंगल सेलुलोज कहते हैं उसके साथ उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे वो इजीली सेल की मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट कर सके और वहाँ पर एंटर कर सके। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ बायोलिस्टिक गन। इसको हम जीन गन भी कहते हैं बेटा। तो उसका क्या यूज़ होता है? 2016 का क्वेश्चन है। देखिए बेटा, जीन गन या बायोलिस्टिक गन जो है, इसका मैंने एक शॉर्ट भी डाला हुआ है अपने चैनल पर, आप वो भी देख सकते हैं। जो फॉरेन DNA है उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए होस्ट प्लांट सेल में उसको हाई स्पीड की गोल्ड या टंगस्टन कोटेड माइक्रो पार्टिकल के साथ उसको बम्बार्ड करवाया जाता है हमारे DNA मॉलिक्यूल को, और इसी को क्या कहते हैं? जीन गन या बायोलिस्टिक गन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रेशराइज एयर है या गैस चैम्बर है, ये प्लास्टिक बुलेट है, ये गोल्ड बीड्स हैं जिनके ऊपर DNA हमारा लगा हुआ है, और ये एक
मार्कर है, एक तरह से एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे स्टॉप प्लेट जिसको कहा जाता है, और ये पूरा का पूरा एरिया जो लास्ट वाला जो एरिया है बेटा, ये वैक्यूम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो है डिश है, जहाँ पे वो कैलस है, कैलस का है अनऑर्गेनाइज्ड मास होता है सेल्स का, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डीएनए को बम्बार्ड किया जाता है जिससे सेल में वो एंटर कर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 स्टेप बताने हैं बेटा आपको जो फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूजिंग एंजाइम इको R1, इकोलाई R1। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 साल लगातार आया ये। देखिए 3 सिंपल से स्टेप है हमारे पास, सिंपल सी सीक्वेंस है GAATTC। ठीक है, और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगी? इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बताइए। ठीक है, अब जो एंजाइम है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको हम कटिंग एंजाइम भी कहते हैं, वो सेम साइट पे, स्पेसिफिक साइट पे कट करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाइए ये, और इधर इको RI1 भी उसको डीएनए मॉलिक्यूल को G और A सीक्वेंसेस के बीच में कट कर देता है। क्लियर? पहली बात क्लियर हो गई कि G और A सीक्वेंसेस के बीच में इको RYN जो हमारी सीक्वेंस थी GAATTC, उसके A और G के बीच में कट कर देता है। क्लियर टू एवरीवन? नाउ अब डीएनए फ्रैगमेंट्स स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर देता है इस तरह से, जिनको हम कोहेसिव एंड्स भी कहते हैं। ठीक, अब ये कोहेसिव एंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम के हेल्प से। तो डीएनए लाइगेज इसको ज्वाइन करने वाले का काम कर देता है, और इस तरह से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है बाय एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इको RI। तो पहले कटिंग हुई, स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुए, और उसकी रीजॉइनिंग हो गई बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम। क्लियर टू एवरीवन? चलिए बेटा इसको बता देता हूँ स्टेप वाइज में। सो इको RI रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे कट कर देता है। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा इस एंजाइम की इको RI1 की एक्टिविटी से, उसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इको RI रिकॉग्नाइज कर देता है ये सीक्वेंस जो मैंने आपको बताई थी GAATTC, जो कि डीएनए में प्रेजेंट होती है, और ये G और A के बीच में जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं G और A, ग्वानिन और एडेनिन, उनके बीच में कट कर देता है। दोनों के दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा और फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो जाएगा उसी साइट पे। ठीक है, और एंजाइम डीएनए लाइगेज, जिसको मोलिकुलर ग्लू भी हम कहते हैं, वो उसको सील कर देगा, दोनों एंड को जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुए थे उनको ज्वाइन करवाने का काम कर देगा। तो इन 3 स्टेप में इको RI1 की हेल्प से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं मैंने 2 नेचुरल क्लोनिंग वेक्टर्स, और रीजन बताना है आपको जिसकी वजह से उनको क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज किया जाता है। 2 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं इंजीनियर वेक्टर्स का जो उनमें प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले तो 2 सबसे कॉमनली यूज जो वेक्टर हैं, दैट इज प्लाज्मिड, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, एंड बैक्टीरियोफाज। ये 2 सबसे कॉमनली यूज वेक्टर हैं। प्लाज्मिड की बात करूँ बेटा तो ये डबल स्ट्रैंडेड है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, ये स्मॉल साइज होते हैं तो इजीली यूज किया जाता है। सबसे पहला जो प्लाज्मिड था वो PBR 322 था, जो बोलीवर एंड रोड्रिग्स ने बनाया था, रोड्रिगेज। बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है और उसके अंदर रेप्लिकेट करता है। 2 मेन रीजन होते हैं, हेड रीजन होता है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा, और इस टेल रीजन की हेल्प से, बेस की प्लेट की हेल्प से ये होस्ट सेल के साथ अटैच कर जाता है। ठीक है बेटा, तो हेड और टेल 2 रीजन होते हैं मेनली। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड 2 हमारे वेक्टर हो गए जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। रीजन क्या है कि उनमें एबिलिटी होती है फास्टर एप्लीकेशन की, बैक्टीरियल सेल में बहुत जल्दी रेप्लिकेट कर जाते हैं। और 2 कैरेक्टरिस्टिक जो इंजीनियर्ड या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स की होती हैं कि वो फॉरेन डीएनए के साथ बहुत फास्टली, बहुत रैपिडली लिंक कर जाते हैं, ज्वाइन कर जाते हैं, और वहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं जिनके हेल्प से हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट कर लेते हैं बेटा। रिकॉम्बिनेंट या जिनको ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी कहते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इसमें ये एबिलिटी होती है, ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है हम दोनों के बीच में। क्लियर?
चले आगे बेटा। कहाँ जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन हो, प्लीज मैं बार बार आपको हर लेक्चर में कहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। हम हर एफर्ट कर रहे हैं, हम आपके लिए वन शॉट डाल रहे हैं, हमने PYQ डाले हैं, हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं जिससे कि आप अपना टारगेट अचीव कर सके। चलिए, प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग PCR टेक्निक। ठीक है जी। एम्प्लीफिकेशन का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ, मल्टीप्लाई कह सकते हो आप, नंबर इंक्रीज करना, मल्टीप्लिकेशन करवाना। ठीक है। और PCR होता है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ठीक है। आप में से कितनों को पता है PCR टेक्निक किसने डेवलप की थी? अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, कैरी मुलिस डेवलप्ड दिस टेक्निक। 3 स्टेप में पूरी प्रोसेस होती है। पहला स्टेप कहलाता है डीनेचुरेशन बेटा। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है उसको 95 डिग्री से 98 डिग्री के बीच में हीट करवाया जाता है, जिसकी वजह से उसके जो DNA के स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और दोनों DNA स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन। ठीक है। अब दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड को धीरे धीरे लो टेम्परेचर पे लाया जाता है और 3 प्राइम एंड पर प्राइमर ऐड किया जाता है। प्राइमर क्या होता है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है जो 3 से 8 बेसेस लंबी होती है और उनको 3 प्राइम एंड पे दोनों स्ट्रैंड्स पे ऐड कर दिया जाता है। ये प्रोसेस कहलाती है एनेलिंग। अब एनेलिंग जैसे ही होगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सेकंड स्टेप में एनेलिंग स्टार्ट हो जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी और अब हीट स्टेबल थर्मोस्टेबल एंजाइम टैक पॉलीमरेज ऐड किया जाता है। बेटा ये टैक पॉलीमरेज ऑब्टेन किया जाता है थर्मस एक्विटिकस से। थर्मस एक्विटिकस से इसको ऑब्टेन किया जाता है। ये हीट स्टेबल है इसलिए हाई टेम्परेचर पे भी अपना काम करता रहेगा और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से 2 नए DNA मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक हमें डिजायर्ड अमाउंट जीन का नहीं मिल जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो PCR वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एम्प्लीफिकेशन होती है। जो इंटरेस्ट का जीन है, जो हमारे काम का जीन है, उसको मल्टीप्लाई करवाया जाता है। 3 स्टेप में ये प्रोसेस होती है और थर्मोस्टेबल हीट स्टेबल एंजाइम DNA पॉलीमरेज जो है टैक पॉलीमरेज, जिसको थर्मस एक्विटिकस से हम ऑब्टेन करते हैं, उसको वाइडली यूज किया जाता है इस पूरी प्रोसेस के लिए। पहला स्टेप मैंने बताया, DNA 94 से 98 डिग्री सेल्सियस पर जो डबल स्ट्रैंडेड DNA उसको हीट किया, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड उसके हो गए ब्रेक, DNA के दोनों स्ट्रैंड हो गए सेपरेट, ये DNA के स्ट्रैंड हो गए सेपरेट। अब एनेलिंग में क्या करेंगे, प्राइमर ऐड कर देंगे 54 से 55 डिग्री सेल्सियस पे स्टेप परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पे प्राइमर ऐड हो जाता है जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA सेगमेंट के साथ बाइंड कर जाएगा। एंड देन टैक पॉलीमरेज एंजाइम ऐड कर देंगे 73 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे कि कॉम्प्लीमेंट्री नए स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है देखने में, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ हैज द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर हेल्प्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस 2018? बायोरिएक्टर बेटा बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, बड़े बड़े बर्तन आप कह सकते हैं, जिनको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए नॉर्मली यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चा, तो ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, चाहे वो बैक्टीरियल सेल है, फंगल, प्लांट या इवन मैमिलियन सेल है, उससे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जा सके। तो क्यों यूज़ किया जाता है इनको? देखो देखो, एक तो इनमें टेम्परेचर और प्रेशर का रेगुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं, pH, टेम्परेचर, प्रेशर। ऑटोमेटिक स्टीरर्स होते हैं जो प्रॉपर मिक्सिंग कर देते हैं हमारे मटेरियल की, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है। एरिएटर्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई और उसकी पंपिंग और मिक्सिंग इंश्योर की जाती है। और कोई हैंड के थ्रू प्रोसेस नहीं होती, पूरी ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा सेफ प्रोसेस ही होती है बेटा। ठीक है, जो 2 सबसे कॉमन टाइप के बायोरिएक्टर कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपके एनसीईआरटी में एज इट इज डायग्राम है, दोनों इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एक होता है सिंपल स्टीरिंग टाइप टैंक रिएक्टर, सिंपल स्टिर्ड टैंक रिएक्टर भी जिसको कहा जाता है, और दूसरा होता है बेटा स्पार्क्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, जिसमें स्टेराइल एयर के बबल स्पार्क किए जाते हैं, उनको मिलाया जाता है। इसकी वजह से जो है, ये जो है सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ऑक्सीजन के ट्रांसफ़र का एरिया बढ़ जाता है, जो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इफेक्टिवली ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें, आयनिक बैलेंस, pH कंट्रोल, ठीक है, स्टेरलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे,
यहाँ से एयर सप्लाई की जाती है चैम्बर के थ्रू, ठीक है। और ये आप एक तरह से सिंपल से आपने घरों में जो वॉशिंग मशीन देखते हैं उसकी तरह काम करता है ये वाला, टू एंड फ्रो मूवमेंट, है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जबकि यहाँ पे जैसे हम पानी में अगर डिटर्जेंट डिटर्जेंट डालते हैं और उसमें प्रेशर से पानी डालते हैं तो उसमें क्या बन जाते हैं, झाग बनना शुरू हो जाते हैं ना, और धीरे धीरे वो झाग ऊपर की तरफ आता चला जाता है, तो टोटल एरिया सरफेस एरिया बढ़ जाता है और बीच में ऑक्सीजन बढ़ जाती है। तो ये इस तरह से काम करता है। तो दोनों के जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के बायोरिएक्टर्स की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए वही क्वेश्चन दोबारा से आगे 2018 का, मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर एंड डिस्क्राइब देयर वर्किंग। अभी मैंने आपको दोनों के डायग्राम बताए, है ना, दोनों कॉमनली टाइप बायोरिएक्टर्स। अब बात करते हैं वो कैसे काम करते हैं। पहली बात, सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, जिसमें क्या है, रिएक्टर है और मिक्सचर है। देखिए स्टीरर है, विंग और प्रोपेलर है, स्टीरर है, विंग है और प्रोपेलर है, तीन चीज़ें हैं। ये विंग्स हो गए, ये बीच में प्रोपेलर हो गया जो उसको घुमाने का काम करेगा। स्टीरर टैंक रिएक्टर होमोजेनाइजेशन की इक्वल मिक्सिंग कर देता है, सॉलिड्स को सस्पेंड कर देता है, गैस और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट कर देता है, डिस्पर्स कर देता है, और लिक्विड को एरिएट कर देता है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स कर देता है, जिससे हीट एक्सचेंज भी इफेक्टिवली हो जाती है, ठीक है। तो ये जो मेन फंक्शंस हैं जो बायोरिएक्टर की वर्किंग को शो करते हैं। अलग अलग टाइप के बायोरिएक्टर्स होते हैं, साइज के हिसाब से, नंबर ऑफ इम्पेलर्स के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से। तो ये जो फंक्शंस हैं ये हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टी रिएक्टर्स की अफेक्ट करते हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब जो वाटर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, है ना। और दो तरह के बैच यूज़ किए जाते हैं, एक शॉर्ट बैच होता है, एक कंटिन्यूस बैच होता है। एक शॉर्ट बैच में तो क्या है, एक लिमिटेड अमाउंट को डालते हैं बायोरिएक्टर में और उसका प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। कंटिन्यूस बैच में क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनता रहता है, ऊपर से हम जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल है वो ऐड करते रहते हैं, ठीक है। तो बायोरिएक्टर जो है, जो सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है सिंपल स्टेट टाइप बायोरिएक्टर, ये इमोबलाइज एंजाइम को यूज़ करता है जो नॉर्मली लो एक्टिविटी शो करते हैं, बट सबस्ट्रेट सॉल्यूशन जो है उसकी विस्कोसिटी बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है बेटा। क्लियर, चलें आगे। तो डायग्राम आप साथ में बना देंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे, आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं गए। क्लियर टू एवरीवन। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है ये क्वेश्चन बेटा। आपके एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है कि 10 ऐसे रिकम्बिनेंट प्रोटीन की लिस्ट बनानी है जो मेडिकल फील्ड में यूज किए जाते हैं और वो थेराप्यूटिक भी है कि नहीं है ये भी आपको बताना है। चलिए बड़ा आसान सा काम है, एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंसुलिन, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज, जिसको डायबिटीज मेलिटस भी कहा जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो थेरापेटिक हो गई। डीएनएज एंजाइम सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरफेरोन्स हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है जो कि क्रोनिक हो जाती है। बोवाइन ग्रोथ हार्मोन है। इंटरफेरोन अल्फा था यहाँ पे इंटरफेरोन बीटा हो गया, स्क्लेरोसिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स हो गए 7 एंड 9 जो हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। और ग्रोथ हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ में हेल्प करेगा। एंटी थ्रोम्बिन 3 ब्लड क्लोटिंग को यूज करता है। तो देखिए 3 तो इसमें क्लोटिंग फैक्टर ही हो गए, 3rd 7 एंड 9। टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर जिसको TPA भी कहा जाता है, जो सीरियस मायोकार्डियल इंफ्रास्ट्रक्शंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए बेटा इसको यूज़ किया जाता है, तो बहुत बहुत इफेक्टिव है। तो ये 10 की लिस्ट है, थेरेपेटिक यूजेज हो गए सारे के सारे। 1 नंबर में पूछ सकते हैं, 2 नंबर में कोई 4 का यूज़ पूछ सकता है, या इसको टेबुलर फॉर्म में पूछ सकते हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी के फॉर्म में पूछा जा सकता है ना, कि इधर दे दिया डीएनएज दे दिया, इधर दे दिया इंटरफेरोन बी दे दिया, यहाँ पे एक्स लिख दिया, इधर दे दिया ग्रोथ फैक्टर। इस तरह से मैं को ए बी कॉलम के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है इसको। तो आपको अगर क्लियर कट है चीज़ें तो किसी भी फॉर्म में पूछ लिया जाए, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट के फॉर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बड़ा प्रिसाइजली इसको आंसर करना है। डू यूकैरियोटिक सेल्स और डू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैव रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस।
आपको क्या लगता है, अभी तक क्या पता था आपको? नहीं, यूकैरियोटिक सेल में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता, एंडोन्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि डीएनए का जो जो यूकैरियोट्स का जो डीएनए वो हाईली मिथाइलेटेड होता है। ये देखिए, उसमें मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है, एंजाइम मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वो मिथाइलेटेड हो जाता है और उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है फ्रॉम द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। डीएनए को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। और क्योंकि ये एंजाइम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो वायरस का जो अटैक होता है डीएनए पे, उससे वो उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में मिथाइलेशन की वजह से वो प्रोटेक्ट रहता है, लेकिन आरएनए में मिथाइलेशन ना होके ये डिस्ट्रक्शन एंजाइम्स उस काम में हेल्प करते हैं सेल्स की, ठीक है। चलें आगे, चलिए। बिसाइड एरिएशन, देखिए बायोरिएक्टर का ये थर्ड क्वेश्चन है आई थिंक। बिसाइड एरिएशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टी, व्हाट अदर एडवांटेज डू स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर है ओवर शेक फ्लास्क? देखिए, एजिटेटर सिस्टम होता है जो प्रॉपर मिक्सिंग करवा देता है, उसके लिए एजिटेशन सिस्टम। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है जो इंश्योर करता है कि सफिशिएंट एंड प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन वहाँ पे सप्लाई हो। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है कि जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। पीएच कंट्रोल, फर्मेंटेशन कंटामिनेशन फ्री है क्योंकि कोई हैंड टच नहीं किए जाते। और जो सैम्पलिंग पोर्ट हैं वो स्मॉल वॉल्यूम के कल्चर को भी पीरियडिकली विड्रॉ करते रहते हैं, जिससे ओवर क्राउडिंग नहीं होती। तो इस वजह से जो स्टील टैंक बायोरिएक्टर्स हैं वो प्रेफर किए जाते हैं शेक फ्लास्क के कंपैरिजन में। क्लियर बच्चों? तो बायोरिएक्टर्स इस बार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, दोनों टाइप हैं, क्यों यूज किया जाता है, क्या एडवांटेजेस हैं, सब कॉमनली कौन सा यूज किया जाता है, ये सारा आपको याद होना चाहिए। मियोसिस को रिकॉल करना है आपको और आपको बताना है किस स्टेज पे रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है। आरडीएनए की फॉर्मेशन मियोसिस में किस स्टेज पे होती है? जो प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेजेस होती हैं, अगर आपको याद है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेप्टोटीन होता है, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 सब स्टेजेस होती हैं प्रोफेज 1 में। इसमें ये जो थर्ड स्टेज है पकाइटीन स्टेज, यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्म किया जाता है, उसकी फॉर्मेशन होती है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं दे कम क्लोज एंड शेयर द सेगमेंट्स, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। कम टुगेदर, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है एंड एक्सचेंज देयर सेगमेंट। तो क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन ही है, अगर आपको याद हो, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन सी होगी? ये दोनों एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स सिस्टर क्रोमैटिड, अब ये दोनों क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर होगी ना। तो इन दोनों के बीच में सेगमेंट का अगर एक्सचेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको हम कह देते हैं बच्चों क्रॉसिंग ओवर। तो इस स्टेज पे, पकाइटिन स्टेज पे ये प्रोसेस होती है। पकाइटिन होती क्या है? ये देखिए, होमोलोगस क्रोमोसोम है वो इतने ज़्यादा पास आ जाते हैं कि साइनेप्स फॉर्मेशन हो जाता है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो टेट्राड बना देंगे। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड थी, 2 की 4 हो गई, तो टेट्राड फॉर्मेशन होगी, 4 क्रोमैटिड्स होगी। लेकिन ये तब तक ऑब्जर्व नहीं होगा जब तक कि जो साइनेप्स क्रोमोसोम है वो पैकाइटिन में जाके कंडेंसेशन शो नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये प्रोसेस होती है। चलिए आगे चलते हैं। ओके 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 ओके, चलिए अब आपको अच्छा, डिस्कस विद योर टीचर एंड फाइंड आउट हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये आपने 11th क्लास या 10th क्लास में भी पढ़ा है। दो बेसिक डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए का। इसको देखिए, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, है ना। इसमें से फॉस्फेट अगर हम हटा देते हैं तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड कह देते हैं। अब ये जो शुगर है ये 2 टाइप की होती है, राइबोज एंड डिऑक्सीराइबोज। तो अगर डिऑक्सीराइबोज शुगर है तो डीएनए हो जाएगा, अगर राइबोज शुगर है तो वो आरएनए हो जाएगा, ठीक। नाइट्रोजनस बेसिस का डिफरेंस होता है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं। इसमें एडेनिन, ग्वानिन
साइटोसिन तो होते हैं, लेकिन थायमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। ठीक है। डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है, आरएनए नॉर्मली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हो गए बेटा डीएनए और आरएनए के। बात समझ आई आपको? बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 15 क्वेश्चन ही बताऊंगा आपको, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन है इस चैप्टर से। फिर से मेरे साथ ही आपको डिस्कस करना है और डिफ्रेंशिएट करना है एक्सो न्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस को। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, एंडो का मतलब है इनसाइड। ये एक तो बेसिक सा फर्क आपको पता होना चाहिए। तो एक्सो जो है एंड्स पे कट करेगा, एंडो है सेगमेंट्स के बीच में कट करेगा। ठीक है। तो एक से ब्लंट एंड प्रोड्यूस होंगे, दूसरे से कोएसिव एंड प्रोड्यूस होंगे। कैसे होंगे देखिए बताता हूं। देखिए पहले फंक्शन की बात, एक्सो क्लीव डीएनए सीक्वेंस नॉन स्पेसिफिक इन फंक्शन, एंड पे कट करता है। क्लीविंग स्पॉट क्या हो गया, फ्री टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। कि अगर ये डीएनए सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो एंड्स पे यहाँ पे कट करेगा तो क्या हो गया, एक्सोन्यूक्लियस। लेकिन अगर यहाँ पे एसिमेट्रिकल कट करता है डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में तो वो होगा एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। तो इससे बनेंगे बेटा स्टिकी एंड्स, इससे प्रोड्यूस होंगे स्टिकी एंड्स, जबकि इससे प्रोड्यूस होंगे ब्लंट एंड। इस तरह से एसिमेट्रिक कट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। ये डिफेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं होती एंटीजेंस के अगेंस्ट, इसमें डिफेंसिव प्रॉपर्टी होती है या कह सकते हैं एंटीबॉडी प्रॉपर्टीज होती है इनमें अगेंस्ट एंट्री ऑफ एंटीजेंस। एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें एक्सोन्यूक्लियस 1 दे सकते हैं आप, इसमें EcoRY1 दे सकते हैं। ऑलरेडी EcoRY1 की हमने फंक्शनिंग देखी 3 स्टेप में कैसे होता है। ठीक है बच्चों। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर एंड यील्ड ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोटीन प्रोड्यूस रिलेटेड टू ईच अदर। देखो कॉपी नंबर डायरेक्टली रिलेटेड होता है बच्चों किससे, कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ यील्ड ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोटीन प्रोड्यूस। जितना ज्यादा कॉपी नंबर होगा, जितना ज्यादा कॉपी नंबर होगा वेक्टर प्लाज्मिड का, उतने ज्यादा जीन का नंबर होगा। और नेचुरल सी बात है जब जीन ज्यादा अमाउंट में है तो जो प्रोटीन है रिकम्बिनेंट प्रोटीन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना बेटा। तो ये 15 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, जिससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। एक ही क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है। अगर फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन है तो हमेशा की तरह मैं जो आपको रिक्वेस्ट करता हूं ये करना है, आपको बायोनीति पर आकर अपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है।